सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को बुलाई गई प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में राज्य की सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी। श्रीनगर में गुपकार अलायंस ने आज बैठक कर एजेंडा भी तय किया। गुपकार ने तय किया कि 370 की बहाली की मांग से कोई समझौता नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। गुपकार 370, 35A और पूर्ण राज के दर्जे के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग भी उठाएगा। वहीं पीडीपी अध्यक्ष ने ये कहकर विवाद खड़ा किया कि सरकार को पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। बीजेपी ने कहा शर्तें रखकर और पाकिस्तान को बीच में लाकर गुपकार के नेता बातचीत का माहौल बिगाड़ रहे हैं। जिस चीज को केंद्र सरकार ने खत्म किया है, इस प्रकार से चर्चा करना निरर्थक होगा। ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि महबूबा मुफ्ती का। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शामिल होंगे। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक पर राष्ट्रमंच ने सफाई दी। राष्ट्रमंच ने कहा कि ये ना तो मोदी विरोधी बैठक थी, ना ही राजनीतिक बैठक। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। राष्ट्रमंच ने 2024 के मद्देनजर तीसरा मोर्चा बनाने और कांग्रेस को बॉयकॉट किए जाने से भी इनकार किया। कांग्रेस को बुलाया गया था, वो उनका प्रोग्राम कहीं शुरू से मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के अपने लीडरशिप की अनुमति से राष्ट्रमंच के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आए नहीं वो। नहीं, वो कहीं अन्यत्र उनका कार्यक्रम था, इसलिए नहीं आ पाए। पवार के घर इस बैठक में 8 पार्टियों के 20 नेता मौजूद थे। बैठक में कोरोना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुद्दों की बात हुई है, व्यक्तियों की बात नहीं। किसान आंदोलन पे बातचीत हुई, बढ़ रही महंगाई पे बातचीत हुई। बैठक में कई आर्थिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना पर सरकार को घेरते हुए श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेताया था, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि देश प्रधानमंत्री मोदी की मार्केटिंग का नतीजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि अपनों को खोने वालों के आंसू पीएम के आंसू से नहीं मिट पाएंगे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी पर महामारी से लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया। वैक्सीन लेना है, नहीं लेना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना है, हर विषय को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति को उन्होंने उत्पन्न करने का काम किया है, राजनीति करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को ज्ञानी बाबा बताते हुए ट्वीट किया। ज्ञानी बाबा माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञान के मोती बांट रहे हैं, लेकिन उन्हें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर कांग्रेस शासित राज्यों से ही शुरू हुई। लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। शाम 5 बजे से चल रही कोर ग्रुप की बड़ी बैठक में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और संघ और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटे की शादी की बधाई देने घर आए थे। बच्चों को आशीर्वाद देने आए थे, बहू बेटे को शादी हुई थी, इसके लिए कोई सियासी बातचीत की उस टाइम के पदाधिकारी मौजूद रहे? नहीं यार, अब सब कुछ ठीक है और बेटा भी स्वयंसेवक है, इसलिए हाँ सब ठीक। इससे पहले बीजेपी के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने एक मीटिंग में पदाधिकारियों से बंगाल चुनाव की गलतियों को न दोहराने की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक कल वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आज पंजाब के कई विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर बात की।
सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के मीडिया से बात करने से कमेटी और राहुल गांधी खुश नहीं है। कमेटी और आला कमान का मानना है कि सिद्धू को सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। भी ना पार्टी हाईकमांड ना कोई कांग्रेस का वर्कर इस चीज को कोई भी इसे लाइटली लेगा, ना कोई इसे अच्छा समझेगा। सब में नाराजगी है इस चीज की। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा है कि वो नाराज विधायकों के काम तेजी से करें। साथ ही उन्हें चुनाव से पहले विधायकों को खुश करने की अहमियत बताई गई। कैप्टन अमरिंदर ने कमेटी की बात मानते हुए नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश पर सहमति जताई है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और ड्रग्स मामले में कार्रवाई तेज करने का भरोसा भी कमेटी को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के रिजल्ट असेसमेंट फॉर्मूले को सही बताते हुए इसे मंजूरी भी दी। 12वीं बोर्ड के लिए जुलाई में ही परीक्षा का मौका दिए जाने की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार और बोर्ड दोनों ही छात्रों को लेकर चिंतित हैं। परीक्षाएं रद्द करने का फैसला सही और जनहित में है। रिजल्ट में धांधली होने की आशंका भी आधारहीन है। रिजल्ट कमेटी में स्कूल ही नहीं, बाहरी सदस्य भी होंगे। परीक्षा रद्द करने को 1000 से ज्यादा छात्रों ने चुनौती दी थी। सीबीएसई बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि सभी रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। भारत ने केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से किस तरह से कोरोना संकट का सामना किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग के जरिए इसे समझाया है। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में कहा, जब दुनिया भर में वित्तीय संकट था, तब भारतीय राज्य 2020-2021 में ज्यादा उधार लेने में सफल रहे हैं। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 2020-2021 में राज्य 1.06 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में 4 सुधारों का भी जिक्र किया है। पहले सुधार में वन नेशन वन राशन कार्ड नीति के तहत कार्य हुआ। दूसरे सुधार से कारोबारी सुगमता को बढ़ाया गया। तीसरे सुधार में शहरी गरीबों और मिडिल क्लास को बेहतर गुणवत्ता सेवा दी। चौथे सुधार में किसानों को मुफ्त बिजली की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में इकोनॉमी को स्थिर रखते हुए संसाधनों को जुटाने को सबसे बड़ी चुनौती बताया और सुधार की नीतियों को अपनाने वाले राज्यों का शुक्रिया अदा किया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.